कि चौहान भी कौन है? ब्राह्मण। तो पर क्वेश्चन ये पूछेंगे, दशरथ शर्मा कौन से अभिलेख के आधार पर चौहानों को ब्राह्मण बताया? क्योंकि बिजोलिया वाले अभिलेख में चौहानों को क्या बताया गया? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। क्या बताया गया? तो याद रहेगा, चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण किसमें बताया गया? बिजोलिया अभिलेख में। चौहानों का जो पहली रियासत थी वो रियासत थी सांभर। कौन सी थी? फिर सांभर वाले चौहान एडवांस हुए, थोड़े आगे बढ़ गए, वो चले गए अजमेर। कहां चले गए? अब बिजोलिया वाला अभिलेख कर रहा है कि सांभर में झील किसने बनाई थी? वासुद। तो चौहानों का संस्थापक कौन है? कौन था? वासुद। फिर चौहानों में एक बड़ा राजा हुआ था, उसका नाम था गोविंद थर्ड। कौन राजा हुआ था? गोविंद थर्ड के दो बातें की जाती है। एक तो कहते हैं गोविंद थर्ड ने गजनवी को रोक दिया था। किसको रोक दिया था? महमूद गजनवी का नाम सुना होगा कि महमूद गजनवी गुजरात की तरफ अटैक करने के लिए जा रहा था। उसको यदि कोई चौहान राजा रोक देता है तो वो कौन रोक देता है? गोविंद थर्ड रोक देता है। कौन से चौहान राजा को रोक दिया उसने? महमूद गजनवी। किसको रोका था? महमूद गजनवी। गुजरात पर अटैक करने के लिए जा रहा था गजनवी, उस समय उसको रोक देता है। उस समय गुजरात में एक राजा हुआ करता था, भीम फर्स्ट। कौन हुआ करता? उस भीम फर्स्ट के साथ मिलकर। तो गुजरात के कौन से राजा के साथ मिलकर गजनवी को रोक दिया गया था? भीम फर्स्ट के साथ। कौन रोक देता है? गोविंद। इससे भी ज्यादा काम की बात है, गोविंद थर्ड की एक उपाधि है वेरी घट। क्या उपाधि है? वेरी घट। वेरी घट किसकी उपाधि है? गोविंद थर्ड की एक उपाधि। उपाधि का नाम क्या है? वेरी घट। वेरी मतलब दुश्मन, घट मतलब मारने वाला। दुश्मनों को मारने वाला क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? वेरी। ये उपाधि एक बंदे ने दी, उस बंदे का नाम है जयानक। क्या नाम है? और जयानक की बुक का नाम है पृथ्वीराज विजय। क्या नाम है? बस सबसे ज्यादा काम की बुक यही है अपने, जयानक की बुक है। जयानक की बुक का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो तो किसके है? चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज विजय किसके है? जयानक। और जयानक उसमें चौहानों की हिस्ट्री बताता है, और चौहानों की हिस्ट्री बताता है तो वो कहता है गोविंद थर्ड की उपाधि क्या थी? वेरी घट। वेरी घट का मतलब है कि उसने दुश्मनों का संहार किया था। तो दुश्मनों का संहार करने वाला चौहान राजा कौन है? गोविंद थर्ड। कौन से दुश्मन को रोकता है? महमूद गजनवी। किसके साथ मिलकर? भीम फर्स्ट। भीम फर्स्ट कहां का राजा है? गुजरात। गुजरात का वंश कौन सा था? चालुक्य। कौन सा वंश था? चालुक्य। अभी हम कह रहे हैं सांबर वाले चौहान आगे बढ़ के कहां पर चले गए थे? अजमेर। अजमेर में जो इनका चौहान राजा हुआ था उसका नाम था अजय राज। क्या नाम था? और उसने अजमेर की स्थापना की थी 1113। कब की थी? तो अजमेर की स्थापना कब हुई थी? 1113 के अंदर हुई थी। इसने चांदी के सिक्के चलाए थे। किसके सिक्के चलाए? चांदी के सिक्के चलाए थे। इसलिए अभी हम एक राइटर का नाम पढ़ रहे थे, देखो जयानक। कौन सा पढ़ रहे थे? और जयानक की बुक कौन सी है? पृथ्वीराज विजय। उसके अंदर वो जयानक लिखता है पृथ्वीराज विजय में कि अजय राज ने पूरी धरती को चांदी के सिक्कों से भर दिया था। अजय राज ने पूरी धरती को चांदी के सिक्कों से, मतलब इतना सा कि उसने चांदी के सिक्के चलाए। इससे भी खास बात काम की है कि उन सिक्कों पर उसने अपनी रानी का नाम लिखवाया। उसी रानी का नाम था सोमल देवी। क्या नाम था? वो पैसे पैसे करती थी, उसने कहा तेरे नाम के पैसों की लगा दूं। सिंपल पैसों की नहीं, तेरे नाम के पैसों की। उसने कहा ले तू क्या याद रखेगी, सिक्कों पे किसका नाम होगा? तो कौन से राजा ने सिक्कों पर अपनी रानी का नाम लिखवा दिया? किस लिखवा दिया था? अजय राज। रानी का नाम क्या था? सोमल देवी। किस धातु के सिक्के थे? इसलिए पृथ्वीराज विजय में लिखा उसने पूरी धरती को किससे भर दिया था? अजमेर की स्थापना कब की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा? अजय। इसके बाद एक राजा बनता है अरुणोराज। कौन बनता है? अरुणोराज दो काम करता है। अरुणोराज एक तो बनवाता है आपकी अना सागर झील। क्या बनवाता है? अना। कहते हैं कि अरुणोराज का घर का नाम है अनाजी। क्या नाम था? ये बात तुर्कों ने बहुत बड़ा अटैक किया, तुर्क नागौर पर कब्जा कर लेते हैं। राजस्थान में कोई पहली जगह जहां तुर्क कब्जा करते हैं वो जगह कौन सी थी? नागौर। नागौर पे कब्जा हो गया, तब तुर्क आगे कहां जाएंगे? अजमेर। चौहानों की राजधानी कौन सी थी? अजमेर। तो अरुणोराज जाता है सामने, जब अजमेर के नजदीक आते हैं तब अरुणोराज जाता है, तुर्कों की पूरी फौज को ही मार देता है। तुर्कों की पूरी फौज काट दी गई, तो भयंकर युद्ध हुआ। तो चारों तरफ खून खून बह गया एकदम। लोगों कहा रहे तो धरती दूषित हो गई, खून ही खून पड़ा है। तो उसने कहा ऊपर ऊपर से मिट्टी हटा दो इसकी। उस पूरी मिट्टी हटाई गई तो खड्डा बन गया, वो झील है आना सागर। वो कौन सी है? तो युद्ध स्थल पर यदि राजस्थान में कोई झील बनाई गई थी, वो झील कौन सी थी? आना जी ने बनाई, इसलिए नाम क्या हो गया? क्या नाम हो गया? आना। इसी बंदे ने आपके पुष्कर के अंदर बनवाया था वराह मंदिर। क्या बनवाया था? पुष्कर में क्या बनवाता है? वराह। तो कोई पूछे कि पुष्कर के वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया? किसने करवाया था? अरुणराज। पुष्कर में क्या बनवाता है? वराह। बाद में इस वराह मंदिर को जहांगीर तोड़ता है। कौन तोड़ता है? जहांगीर स्वरा मंदिर को तोड़ देता है, और जहांगीर स्वरा मंदिर के ठीक सामने महल बनवाता है। तो कोई आपसे पूछे कि जहांगीर के महल कहां बने हुए हैं? पुष्कर। कहां बने हुए? तो जहांगीर का महल भी कहां पर है? पुष्कर। तो इस मंदिर को जहांगीर अपनी बुक में बाकायदा लिखता है कि मैं इन दिनों पुष्कर के अंदर हूं, पुष्कर के अंदर हिंदुओं के एक मंदिर में गया हूं, हिंदुओं के जो भगवान है उनकी शकल सुअर जैसी है। वराह, वराह सुअर को कहते हैं, उनकी शकल सुअर जैसी, मुझे पसंद नहीं है, मैंने तोड़ दी। वो वराह घाट है, वो घाट बने हुए पुष्कर के अंदर अलग अलग। तो वो घाट ही कौन सा है? वराह घाट। उस वराह घाट के सामने वो अपना महल बनाता है, इसलिए महल का नाम क्या हो गया? जहांगीर का महल। तो जब मुझे याद है 2013 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन था कि जहांगीर के महल कहां पर बने हुए? राजस्थान में। कहां पर बने? उसका तो याद रहेगा, क्यों? क्योंकि उस टाइम उसने वराह मंदिर तोड़ा था और सामने अपने महल बनवाए। वो वराह मंदिर बनवाया हुआ किसका है?
अरुणोराज। किसका बनवाया है? अरुणोराज। अरुणोराज। अरुणोराज दो काम करवाता है, तो झील कौन सी बनवाता है? आना सागर झील बनवाता है। एक इसने मालवा के एक राजा को हराया था, उस मालवा के राजा का नाम था नरवर्मन। क्या नाम था? ये नरवर्मन को तो हराता है और गुजरात के एक राजा से हार जाता है, उसका नाम था कुमारपाल। क्या नाम था? तो अरुणराज ने मालवा के कौन से राजा को हराया? नरवर्मन। गुजरात के कौन से राजा से हार गया? जैसे हार गया कुमार। पर इससे भी ज्यादा आपने याद रखना है कि कौन सी झील बनवाई थी? आना सागर। कौन सा मंदिर बनवाया था? वराह। कहां पे बनवाया था? पुष्कर। और ये इसके सामने महल किसने बनवा दिए? किसने बना दिए? जहां। फिर चौहानों में ये राजा, एक राजा आ गया आपका विग्रराज, सॉरी पृथ्वीराज सेकंड। ये विग्रराज चतुर्थ, पहले विग्रराज चतुर्थ। विग्रराज चतुर्थ कौन आ गया? अभी देखो मैंने एक चीज बताई आपको, विग्रराज चतुर्थ बिजोलिया अभिलेख ये कहता है कि विग्रराज चतुर्थ ने दिल्ली जीती थी। क्या जीती थी? दिल्ली। तो जब वो दिल्ली जीतता है ना, तो दिल्ली में एक अभिलेख लगवाता है, उसका नाम है दिल्ली शिवालिक। कौन सा अभिलेख है? तो अब आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, दिल्ली शिवालिक स्तंभ किसने लगवाया था? किसने लगवाया था? तो सिंपल सी बात है, जो दिल्ली जीतेगा वही दिल्ली में लगवाएगा। दिल्ली किसने जीती थी? विग्रराज। तो लगवाएगा कभी कौन? विग्रराज। ये एक अशोक का पिलर है, अशोक का अभिलेख है। ऊपर तो अशोक का अभिलेख लिखा हुआ है, नीचे अपने विग्रराज का लिखा हुआ है। अशोक वाले को तो बोलते हैं दिल्ली टोपरा। क्या बोलते हैं? और हमारे वाले को बोलते हैं दिल्ली शिवालिक। क्या बोलते हैं? टोपरा गांव में मिला था इसलिए दिल्ली। अब तो दिल्ली के अंदर है, पर किसी टाइम में कौन से गांव में था? टोपरा। टोपरा गांव में अशोक अपना एक अभिलेख लगवा के गया था। वो शिवालिक की पहाड़ियों की रेंज है, उसके नीचे विग्रराज ने अपना अभिलेख लिख दिया। कालांतर में फिरोज तुगलक इसको उखाड़ के ले गया था दिल्ली। कहां ले गया था? तो अपने को जब मिला तब कहां से मिला? दिल्ली। तो अपने उसको ऊपर वाले को तो बोलते हैं दिल्ली टोपरा, नीचे वाले को बोलते हैं दिल्ली शिवालिक। पर अपने काम की बात यही है कि दिल्ली शिवालिक का अभिलेख कौन से राजा ने लगवाया था? तो कौन से राजा? जो दिल्ली जीतेगा वो दिल्ली शिवालिक लगवाएगा। दिल्ली किसने जीती थी? विग्रराज। तो दिल्ली शिवालिक कौन लगवाएगा? विग्रराज। इसने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनवाई थी। अजमेर में क्या बनवाता है? संस्कृत पाठशाला बनवाता है। कालांतर में आपका कुतुबुद्दीन ऐबक इसको तोड़ देता है, या मस्जिद बनाता है। उस मस्जिद को आप बोलते हो 2.5 दिन का झोंपड़ा। क्या बोलते हो? 2.5 दिन का झोंपड़ा। तो अब आपसे कोई सिंपल पूछ ले, 2.5 दिन का झोंपड़ा क्या है? मस्जिद। ये पहले क्या हुआ करती थी? संस्कृत पाठशाला। किसने बनवाई थी? विग्रराज। कौन तोड़ देता बाद में? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन तोड़ देता है? और ऐबक संस्कृत पाठशाला को तोड़ के क्या बनाता है? मस्जिद। और मस्जिद बना के उसका नाम क्या पड़ गया? इसके पास में 2.5 दिन का मेला लगता था। एक पंजाब शाह नाम के पीर हुए थे। कौन हुए थे? पीर पंजाब शाह थे। उनका 2.5 दिन का मेला लगता, मेले को बोलते हैं उर्स। 2.5 दिन का उर्स लगता है, इसलिए नाम क्या पड़ गया? 2.5 दिन। और अपने से सिंपल पूछेंगे, संस्कृत पाठशाला का निर्माण किसने करवाया? विग्रराज। तो ये आजकल क्या है आपके 2.5 दिन का झोंपड़ा, जो क्या है वास्तव में एक मस्जिद। बाकायदा अभिलेख लगा हुआ है। राजस्थान में फारसी भाषा का सबसे पुराना कोई अभिलेख मिला है तो 2.5 दिन के झोंपड़े का अभिलेख है, क्योंकि सबसे पुरानी बिल्डिंग यही है इधर अपने। भाई 1192 के अंदर तुर्कों ने कब्जा किया था, हाथों हाथ उन्होंने अजमेर की बिल्डिंग तोड़ी थी। तो यहाँ पे अभिलेख, उस अभिलेख में लिखा हुआ है कि संस्कृत पाठशाला को तोड़ने वाले कौन कौन थे। तोड़ने वालों के नाम लिखे उन्होंने। तो मुझे लगता है कि ईमानदार आदमी थे, उन्होंने लिखा भाई हाँ तोड़ी है ना, तोड़ी है हमने। पहले ये पाठशाला थी पर अब हमें नमाज पढ़नी है, हमने इसको तोड़ी है, तोड़ के इसको क्या बनाई है? मस्जिद। तो तोड़ने वाले वो कौन कौन बंदे थे, उनके नाम मेंशन। तो 2.5 दिन के झोंपड़े में पूरा अभिलेख है। वो अपने राजस्थान का फारसी भाषा का सबसे पुराना अभिलेख है। ये विग्रराज खुद बहुत अच्छा राइटर था, तो इसने एक बुक लिखी थी हरकेली। कौन सी बुक लिखी थी? हर का मतलब होता है शिव जी। हर का मतलब क्या होता है? शिव। केली मतलब खेल। भगवान शिव ने अपना खेल दिखाया। किसने खेल दिखाया? शिव। भगवान शिव ने खेल दिखाया, इसलिए नाम क्या हो गया? हरकेल। भगवान शिव एक बार अर्जुन से लड़ने आए थे। किससे लड़ने आए थे? अर्जुन से लड़ने आ गए थे। अर्जुन और भगवान शिव वाला जो युद्ध है उसको विग्रराज चतुर्थ ने अपनी कौन सी बुक में लिखा है? कौन सी में लिखा है? हरकेल। इसके दरबार में एक राइटर था, उस राइटर का नाम था सोमदेव। क्या नाम था? और सोमदेव ने एक बुक लिखी, इस बुक का नाम है ललित विग्रराज। क्या नाम बुक का? तो इसने खुद ने तो कौन सी लिखी? हरकेली, शिव जी पर लिख दी। उसने विग्रराज का दरबार में, विग्रराज पे सोमदेव ने कौन सी लिख दी? ललित विग्रराज। या हरकेली और ललित विग्रराज, इन दोनों की लाइनें इस पाठशाला में लिखी हुई है। तो कोई पूछे कि संस्कृत पाठशाला की दीवारों पर कौन कौन सी किताबों की पंक्तियां छपी हुई? हरकेली और, भले उसको अब 2.5 दिन का झोंपड़ा बना दिया गया, और दीवारें अब भी कह रही है कि उन पे ऊपर वो किस किस की लाइनें लिखी हुई है? हरकेली और ललित विग्रराज। और ये स्कूलों के अंदर दीवारों पर लिखवाना पुराना फैशन है। अब भी मैं कहता हूं स्कूलों के अंदर जाइए, किसी गवर्नमेंट स्कूल में जाइए, बड़ा बया तो क्या बया, जैसे पेड़ का जूत, पंछी को छाया नहीं फल लागे, चिड़ी चौंच भर ले गई, नदी ने घटियो नीर, दान किए धन ना घटे न कह गए दास, रहमन धागा प्रेम कान मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर जुड़े नहीं जुड़े। पूरी दीवारें भरी हुई मिलेगी होती है। तो ये पहले तो क्या करते, राजा कहता मैं खुद जो किताब लिखूंगा उसकी लिखो। अब मार्ट साहब कहते हैं जब लिखी दी तो हम क्यों लिखें, तो पुराने वाली किताबों से ले लो और लेके इनके अंदर लिख दिए जाए। तो कौन कौन सी किताबों की पंक्तियां बताओ देखिए? हरकेली और ललित विग्रराज, इनकी पंक्तियां कहां लिखी हुई? इसने कौन सा अभिलेख लगवाया था? दिल्ली से वाली। इसने दिल्ली जीत ली, ऐसा कहां पता चलता हमें? बिजोलिया अभिलेख। कहां पता चलता है?
बिजोलिया अभिलेख से पता चलता है। हम सब जयपुर वाले जो पानी पीते हैं वो पानी पीते हैं बिसलपुर डैम का। कौन से डैम का? ये भाई साहब बिसलपुर यही बसा के गया था। तो बिसलपुर बसाने वाला को राजा था, तो राजा कौन था? विग्राज चतुर्थ। तो इसकी उपाधि हो गई बिसल देव। कौन सी हो गई? बताओ जयानक की बुक कौन सी है? पृथ्वीराज विजय। और उसके अंदर जयानक कहता है कि गोविंद थर्ड वेरी घट है। गोविंद थर्ड क्या? वेरी गुड, क्योंकि वो दुश्मनों को रोक देता है। उसी जयानक जयानक अपनी पृथ्वीराज विजय में कहता है कि अजय राज ने पूरी धरती को चांदी के सिक्कों से भर दिया था। अपने कौन सी रानी के नाम के साथ? वही जयानक यहां पर कहता है कि जिस दिन विग्राज मरा था उस दिन कवियों का भाई चला गया था। कवियों का, इसको उपाधि मिली कवि बंधु। क्या उपाधि मिली? तो कौन से चौहान राजा को कवि बंधु कहा जाता है? विग्राज चतुर्थ। ऐसा कौन कहता है? जयानक। जयानक कौन सी बुक में? भाई जो कविताएं लिखेगा वही तो कवियों का बंधु हुआ। कविता लिखने वाला कौन है? विग्रहराज। कौन सी कविता लिखी है? हरकेली। उसके दरबार में कौन है? सोमदेव। उसने कौन सी लिखी? ललित विग्रहराज। तो उसकी उपाधि क्या होगी? कवि बंधु। क्या होगी? बिसलपुर बसाया इसलिए क्या कह दिया? बिसलदेव। और कवियों का बंधु था इसलिए क्या कह दिया? कवि बंधु कह दिया। बहुत बाद में जाके अपने एक राइटर हुए, उन राइटर का नाम है नरपति नालय। क्या नाम है? इसके दरबार में नहीं थे, बाद में वे एक नरपति नालय, इन्होंने एक बुक लिखी, उस बुक का नाम है बिसल देवरासो। क्या नाम है? बिसल देवरासो नाम की बुक है, जो वास्तव में विग्रह चतुर्थ की प्रेम कहानी है। क्या विग्रह चतुर्थ की? तो विग्रह चतुर्थ की लव स्टोरी किसने लिखी है? किसने लिखी है? नरपति नालय ने। कौन सी बुक में? बिसल देव पर लिखी हुई, इसलिए क्या होगी? बिसल देवरासो। दोनों सवाल पूछे जाएंगे आपसे। एक सवाल ये पूछा जा सकता है कि बिसल देवरासो किसने लिखी थी? नरपति नालय। एक ये पूछा जाएगा कि जो बिसल देवरासो है उसके अंदर क्या है वास्तव में? प्रेम कहानी। क्या है? प्रेम कहानी। ये बिसल देवरासो अपनी एक भाषा में लिखी, उस भाषा का नाम है गोडवाड़ी। कौन सी भाषा है? जो पाली और जालोर में बोलते हैं। कहां कहां बोलते हैं? तो पाली और जालोर की जो भाषा है वो भाषा कौन सी है? कौन सी है? गोडवाड़ी है ना। गोडवाड़ी, और गोडवाड़ी में कौन सी बुक लिखी गई है? बिसल देवरासो, जो कि किसके द्वारा लिखी गई? नरपति नालय। किसके द्वारा? पाली से, ये बाली वाले से लेके जालोर में आहोर के बीच वाला, जिसमें लोग ऐसे बोलते हैं खादो पोन पीदो पोन किदो पोन। जब कोई नागौरी से किसी से मिलेगा तो वो कहेगा खास्या पिस्या करस्या जास्या, है ना। और आप शेखावाटी वाले से मिलेंगे खा लियो पी लियो कर लियो। आप गोडवाड़ वाले से मिलेंगे खादो पोन पीदो पोन किदो पोन, है ना। चा पी दी पीन, पानी पी दो पोन, तो पो लगा लगा के पीछे बोलते हैं। वो भाषा कौन सी है? गोडवाड़ी। गोडवाड़ी कहां कहां बोली जाती है? पाली और जालोर। इसमें कौन सी बुक लिखी हुई है? बिसल देव रासो। किसने लिखी थी? नरपति नालय। किसके ऊपर लिखी थी? विग्रहराज चतुर्थ। उसने खुद ने कौन सी लिखी थी? हरकेली। सोमदेव ने कौन सी लिखी? ललित विग्रहराज। ये लाइनें कहां लिखी हुई है? संस्कृत पाठशाला। वो तोड़ दी किसने थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। बाद में क्या बना दी? मस्जिद। 2.5 दिन का झोंपड़ा, जो वास्तव में क्या है? एक मस्जिद। क्या है? एक अपने इतिहासकार अभी जो पढ़ रहे थे हम, चौहानों को शर्मा जी बताने वाले इतिहासकार कौन है? दशरथ शर्मा। वो कहते हैं भाई विग्रह चतुर्थ का जो समय था वो चौहानों का स्वर्ण काल है। चौहानों का क्या है? तो कौन कहता है कि उनका शासनकाल चौहानों का स्वर्ण काल था? तो दशरथ शर्मा ने विग्रह चतुर्थ के शासनकाल को क्या बताया था? चौहानों का क्या बताया? चौहानों का स्वर्ण। इसके बाद एक राजा, उस राजा का नाम है पृथ्वीराज सेकंड। क्या नाम है? पृथ्वीराज सेकंड। इस पृथ्वीराज सेकंड ने मेनाल के अंदर, मेनाल है अपने, मेनाल में एक मंदिर बनवाया था, उसका नाम है सुहेश्वर। कौन सा मंदिर बनाया था? सुहेश्वर मंदिर बनवाया था इसने। ये वास्तव में इसकी एक रानी थी, उस रानी का नाम था सुहाव देवी। क्या नाम था? सुहाव देवी। उस सुहाव देवी के नाम पर कौन सा बनाया था? तो सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, पृथ्वीराज सेकंड ने सुहेश्वर मंदिर का निर्माण कहां पर करवाया था? तो मेनाल में शिव जी का मंदिर है, पर नाम सुहेश्वरी क्यों है? क्योंकि रानी का नाम क्या था? ज्यादा सुहाती होगी। ज्यादा सुहाती तो क्या बना दिया? सुहाव देवी के नाम पर क्या बना दिया? सुहेश्वर। कहां पे बना दिया? कहां पे बना दिया? मेनाल। तो याद रहेगा, पृथ्वीराज सेकंड ने मेनाल में कौन सा मंदिर बनवाया था? सुहेश्वर मंदिर। कौन सी रानी के नाम पर? सुहाव देवी के नाम पर। फिर जिसको आप पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हो वो वास्तव में पृथ्वीराज थर्ड है। वो कौन है? आपने पढ़ते हैं मोहम्मद गोरी से लड़ने वाला पृथ्वीराज चौहान। वो पृथ्वीराज चौहान कौन सा? पृथ्वीराज थर्ड। तो मुझे याद एक बार क्वेश्चन था कि चौहानों में तराइन का युद्ध लड़ने वाला पृथ्वीराज कौन सा पृथ्वीराज था? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो कौन सा था? थर्ड। सेकंड की रानी तो कौन है? सुहाव देवी। जो सुहाव देवी के नाम पर मेनाल में कौन सा मंदिर है? सुहेश्वर नाम का मंदिर है। और ये कौन है आपका? पृथ्वीराज थर्ड। एक तो ये कम उम्र में राजा बना, छोटी उम्र में राजा बना, इसलिए इसकी मम्मी शासन देखती थी। मम्मी का नाम था कर्पूरी देवी। क्या नाम था? कर्पूरी देवी। पिताजी थे इसको सोमेश्वर, जो हम पढ़ रहे हैं बिजोलिया अभिलेख वाले, पर उनकी जल्दी डेथ हो गई सोमेश्वर जी की, तो इसकी मम्मी शासन संभालती। और मम्मी का नाम क्या था इसकी? कर्पूर। तो कोई पूछेगा पृथ्वीराज चौहान जब कम उम्र में राजा बना तो उसकी मां शासन संभालती थी, मां का नाम क्या था? अब ये कम उम्र में बना तो लोगों को लगा कि यार फायदा उठाया जा सकता है, तो टाबर ही अपने तो राज्य में लूटपाट कर लेते हैं। तो एक जनजाति थी वो लूटपाट करने लगी, भंडानक। कौन सी जनजाति?
बंडानक जनजाति ने लूटपाट मचा दी, और बंडानकों ने जब लूटपाट मचाई तो इसने कुटा पकड़ के उनको। तो कौन सी जनजाति का विद्रोह कुचल देता हो? तो पृथ्वीराज थाड़ ने कौन सी जनजाति का विद्रोह कुचला? इधर अपने यूपी एमपी बॉर्डर पर एक जगह पड़ती है महोबा। कौन सी जगह? और वहां महोबा के अंदर युद्ध होता है इसका एक परमार्दिदेव चंदेल के साथ। किसके साथ? परमार्दिदेव चंदेल। तो कोई पूछेगा भाई परमार्दिदेव चंदेल के खिलाफ इसने कौन सा युद्ध लड़ा था? तो कौन सा युद्ध लड़ा? कौन सा युद्ध लड़ा था? तो महोबा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? पृथ्वीराज और परमार्दिदेव चंदेल। ये भी याद नहीं रखना, याद ये रखना इसमें परमार्दिदेव चंदेल के दो सेनापति थे, आल्हा और उदल। कौन थे? आल्हा और उदल। आल्हा और उदल किसके सेनापति थे? परमार्दिदेव चंदेल। किसके खिलाफ लड़े थे? पृथ्वीराज थर्ड। कौन से युद्ध में लड़े थे? महोबा का राजा कौन है? परमार्दिदेव चंदेल हारा था, पृथ्वीराज जीता था, लेकिन फिर भी हम आल्हा और उदल को याद करते हैं। किसको याद करते हैं? हमारे राजस्थान की संस्कृति की विशेषता रही, हमने उन लोगों को याद नहीं किया जो जीत गए थे, हमने उन लोगों को याद किया जिन्होंने संघर्ष किया था, जिन्होंने बड़े संघर्ष किए थे, हमने उनको याद किया। हमने उनको याद किया कि यार वो 8,000 लोग थे, सामने 80,000 थे, फिर भी भिड़ गए थे, उनको अपने को जान की परवाह नहीं थी, ऐसे लोगों को याद किया। इसलिए अक्सर हमारे सेनापति जिनको हम याद करते हैं वो है जो युद्धों में हारे हैं। गोरा बादल, भाई अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ हार गए थे ना गोरा बादल, पर हम गोरा बादल को जानते, हम नहीं जानते उस युद्ध में अलाउद्दीन का सेनापति कौन था, नहीं पता उसमें अलाउद्दीन का कौन आया होगा कौन नहीं आया, पर हम जानते हैं कि अलाउद्दीन के खिलाफ कौन लड़ रहे थे? गोरा बादल। हम जानते हैं जेता कुंभा कि गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह के खिलाफ कोई भिड़ रहे थे, तो वो कौन थे? भगवान जाने शेरशाह की तरफ कौन कौन लड़े थे, पर हम जानते हैं कि कौन लड़ रहे थे? जेता कुंभा। हमें नहीं पता कि पृथ्वीराज की तरफ से इस युद्ध में कौन सेनापति गए थे, हम जानते हैं कि परमार्दिदेव चंदेल के दो सेनापति कौन थे? आल्हा और। इसलिए संघर्ष हमेशा कैसे होने चाहिए? बड़े, भले ही जीतो भले ही हारो, लोग याद रखेंगे। ये दूध खावनी तो है ना। फिर मैं आपके आरएस के बेच वाले बच्चों को कहता हूं कि तुम्हें आईएएस का एग्जाम भी देना चाहिए। मैं नहीं सर, मैं कांच में दोनों टाइम मुंह देखता हूं मेरा। ये थोड़ा आपने ज्यादा लगा दिया सर मेरे पे। नहीं सर, मैं जानता हूं मेरे को ऐसा नहीं हो सकता। तब मुझे लगता है कोई खुद को कैसे कम आंक सकता है, कोई खुद को पहले से ये कैसे सोच सकता है कि मैं ये काम कर, फिर वो सर औकात तो पता ही होती है ना। फिर हेमंत बिस्वा शर्मा वाली बात है, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, उनका एक मैं इंटरव्यू सुन रहा था, तो इंटरव्यू वाला पूछ रहा था कि मैंने सुना है कि आपने बहुत पहले ये घोषणा कर दी थी कि मैं एक दिन असम का मुख्यमंत्री बनूंगा, जबकि आप उस समय कॉलेज में पढ़ा करते थे। उनका एक्चुअली में क्या हुआ, मैंने लव मैरिज की थी, तो मेरी जो वाइफ के पिताजी थे, मेरी वाइफ ने जब बताया कि भाई मैं ऐसे ऐसे प्यार करती हूँ किसी लड़के से, उसे शादी करना चाहती हूँ, तो उन्होंने पूछा कि लड़का करता क्या है। अब मैं तो कॉलेज वाली पॉलिटिक्स क्या करता था, कुछ ही नहीं करता। तो उसने मेरे से आगे पूछा कि पिताजी पूछ रहे हैं क्या करता है, तो मैं क्या बताऊं, तो कि तू कह देना एक दिन असम का सीएम बनेगा। कि क्या बात करते हो, आपको तभी तक गजब कॉन्फिडेंस था स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, आपने कहा असम का सीएम बनेगा। उनका हाँ हमें पता था हम बनेंगे एक दिन। तो पत्रकार ने कहा तो आपने ये क्यों नहीं कहा कि मैं एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बनूंगा? औकात तो पता होता ना। तुम हेमंत बिस्वा शर्मा की तरह आरएस बनेंगे, मगर तुम आईएएस क्यों नहीं सोचते? सर औकात तो पता है ना हमें। तो ऐस वो बात है। तो महोबा का युद्ध किसने जीता था? पृथ्वीराज ने। हारा कौन था? परमार्दिदेव चंदेल। उसके दो सेनापति कौन थे? आल्हा और उदल। फिर दो तराइन की लड़ाइयां, तराइन की लड़ाइयों के बारे में ना भी बताऊं तो भी आप सारे जानते हो। तराइन में दो युद्ध हुए, एक हुआ 1191, एक हुआ 1192। पहले के अंदर कौन जीता? पृथ्वीराज। दूसरे के अंदर कौन जीता? गौरी। कौन जीता? अच्छा, वास्तव में तराइन की लड़ाई में याद रखने वाली बात है कि तराइन की लड़ाइयां बठिंडे को लेके हुई थी, जिसको आज हम बठिंडा कहते हैं, किसी टाइम इसको बोला करते तबर हिंद। क्या बोला करते? तो आपसे कोई ये पूछ सकता है कि पृथ्वीराज और गौरी के बीच में लड़ाइयां किस वजह से हुई थी? बठिंडा पे अधिकार को ले, गौरी बठिंडा पर कब्जा कर लेता है। पृथ्वीराज का ये मानना था बठिंडा मेरा है, तुम बठिंडे पे कब्जा कैसे कर सकते हो? तो बठिंडे पे उसने कब्जा कर लिया। बठिंडा को उस समय क्या बोला करते? तो तराइन में कितने युद्ध हुए? दो। पहला कब हुआ? 1191। दूसरा कब हुआ? 1192। पहले में कौन जीता था? पृथ्वीराज। दूसरे में कौन जीता? गौरी ने पकड़ के मार दिया। तराइन के सेकंड युद्ध के अंदर गौरी पकड़ता है, गौरी पकड़ के मार देता। तो ये युद्ध किस पर कब्जे को लेके हुए थे? बठिंडा पे कब्जे को लेके हुए। पृथ्वीराज जब, अच्छा देखो हम पढ़ रहे हैं, विग्राज चतुर्थ ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तो पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के पास में किला बना था, उस किले का नाम था पिथौरागढ़। क्या नाम था? पृथ्वीराज के नाम पर पिथो। गांव में अपने आज भी कोई पृथ्वी नाम होता था, कहते पिथोन पृथ्वी ऐसे बोलने लग जाते हैं। तो उसने पिथा, पिथा के नाम पर क्या बना दिया? पिथौरागढ़। पिथागढ़ बना रहा है, इसलिए नाम क्या हो गया इसका? पिथौरा। दिल्ली के पास पिथौरागढ़ था। पर मुझे इससे भी अच्छी इसकी एक बात बड़ी जोरदार अट्रैक्ट करती है, यार उसने उस टाइम आर्ट एंड कल्चर का डिपार्टमेंट बनाया था। क्या बना दिया था यार? 1192 के टाइम में जब लोग केवल युद्धों के बारे में सोचते थे, कौन समझता था कला और संस्कृति नाम की भी चीज होती है? उन दिनों में कला और संस्कृति का कोई डिपार्टमेंट बना रहा था, तो वो कौन था? उससे भी बड़ी बात है कि जिस पृथ्वीराज को हम आज दिन तक याद करते हैं, जिस पृथ्वीराज को वो बंदा भी जानता है जिसने हिस्ट्री पढ़ी भी नहीं है, वो 26 साल की उम्र में मर गया था।
26 साल की उम्र में तराइन का सेकंड युद्ध लड़ लिया था उसने। एक युवक जो 26 साल की उम्र में सब कुछ करकुरा के मर गया, इतना कुछ किया होगा उसने कि उसको आज दिन तक याद किया जाता है। तो वाकई हैरतअंगेज काम किए होंगे तभी लोग याद करते हैं, वरना लोगों को अपनी 5वीं पीढ़ी दादाजी का नाम नहीं पता होता। अपने से पहले 5वीं पीढ़ी में दादाजी कौन थे? अपने दादाजी ने ऐसा कुछ विशेष किया भी नहीं था है ना। दादाजी का योगदान ये है कि हम आगे सबसे तो उधर बड़ा याद नहीं है, पर वो एक अलग आदमी है, अलग कैरेक्टर वाले। भाई राजा तो खूब सारे में ना। मैं तो कहता हूं दशरथ शर्मा ने कहा कि चौहानों का स्वर्णकाल विग्रह चतुर्थ का समय है, पर विग्रह चतुर्थ को हम जानते तभी है जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, पर पृथ्वीराज के लिए हिस्ट्री पढ़ने की आवश्यकता थोड़ी है। तो इसका मतलब उस बंदे ने कुछ तो अलग किए हैं। तो ये अलग सोच ही बताती है यार उस समय वो किसका डिपार्टमेंट बना रहा था। और इस आर्ट एंड कल्चर के मिनिस्टर थे, उनका नाम था पद्मनाभ। क्या नाम था? तो पिथौरागढ़ का किला पृथ्वीराज ने कौन सा डिपार्टमेंट बनाया? आर्ट एंड कल्चर। उसके जो मंत्री थे उनका नाम क्या था? पद्मनाभ उनका नाम था। कौन सा किला बनाया था? पिथौरागढ़। कौन सा बनाया? इसलिए इसकी उपाधि है राय पिथौरा। क्या उपाधि है? राय का मतलब होता है राजा। राय का मतलब क्या होता है? पिथौरा का राजा, इसलिए क्या हो गया? राय। युद्ध जीते उस टाइम उसने खूब सारे, इसलिए उपाधि है दल पुंगल। क्या उपाधि है? दल का मतलब होता है सेना, दल का मतलब सेना, पुंगल मतलब जीतने वाला, सेनाओं को जीतने वाला, इसलिए उपाधि क्या हो गई? दल पुंगल उपाधि हो गई। पिथौरा का राजा था इसलिए उपाधि क्या हो गई? राय पिथौरा। तो कौन सा किला बनाया? पिथौरागढ़। कौन सा डिपार्टमेंट बनाया? आर्ट एंड कल्चर। उसके मिनिस्टर कौन है? गौरी से कितने युद्ध हुए थे? 2। तराइन में कब कब? पहले में पृथ्वीराज जीता, दूसरे में गौरी। किस पे कब्जे को लेके हुए थे? बठिंडा। महोबा युद्ध में किसको रहा? परमारदिदेव चंदेल। उसके 2 सेनापति कौन थे? आला और उदल। कौन सी जनजाति का विद्रोह कुचल दिया था? भंडारक। इसकी मम्मी शासन संभालती थी, कर्पूरी थी। और इससे पहले एक पृथ्वीराज सेकंड था, उसने अपनी रानी सुहाव देवी के नाम पर सुहेश्वर कहां पे बनाया था? मेनाल। कहां पर बनाया था? मेनाल। वो मेनाल नहीं है, उसका नाम है महानाल। क्या नाम है? बड़े बड़े नाले मिलते हैं, 3 नदियों का संगम है वहां, 3 नदियों का त्रिवेणी है। तो महानाल, नाल या 3 नाले आगे मिले तो महानाल बन गया। महानाल 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 करते करते हम क्या बना के, इसलिए महानाल में शिव जी का मंदिर है महानालेश्वर। कौन सा है? भूमिज शैली का मंदिर है। कौन सी शैली का? तो महानाल में शिव जी बने इसलिए क्या हो गए? महानालेश्वर। कौन सी शैली का? भूमिज। भूमिज से उत्पन्न होता हुआ मंदिर। आप देखते क्यों लगता है भूमिज से निकल गया हो, बाहर निकल गया हो? तो भूमिज शैली का महानाल में कौन सा मंदिर है? महानालेश्वर। आगे मंदिर पढ़ेंगे तब और अपने बात करें। इसके बाद में ये चौहानों वाली अजमेर वाली ब्रांच यहां पर समाप्त हो जाती है। अजमेर वाली में याद रखने वाला है इनका संस्थापक कौन था? सांभर के अंदर, सांभर में स्थापना भी कौन था? वासुदेव। उसने सांभर झील बनाई है, सामने कौन बताता है? बिजोलिया अभिलेख। गोविंद थर्ड ने किसको रोक दिया था? महमूद गजनवी। गोविंद थर्ड की उपाधि क्या थी? वेरी घट। ये कौन बताता हमें? जयानक। अपनी कौन सी बुक में? पृथ्वीराज विजय। फिर अजमेर की स्थापना कब हुई? 1113। किसने स्थापना की? अजयराज। अपनी कौन सी रानी के नाम के? चौमल देवी। क्या चलाए थे? चांदी के सिक्के। और जयानक कहता उसने पूरी धरती को। फिर अरुणराज ने झील कौन सी बना दी? आना सागर। पुष्कर में क्या बना दिया? वरा मंदिर। किसने तोड़ा था? जहांगीर। तो उसके सामने क्या बने हुए? जहांगीर के महल। विग्रह चतुर्थ का शासनकाल अजमेर के चौहानों का स्वर्णकाल था, ऐसा कौन कहते हैं? दशरथ शर्मा। उसने कौन सा स्तंभ लगवाया था? दिल्ली शिवालिक। उसने कौन सी पाठशाला बनवाई? संस्कृत। उसकी दीवारों पर खुद का नाटक लिखा था? हरकेली। सोमदेव की बुक लिखी थी ललित विग्रह। और तुड़वा के बाद में क्या बना दिया गया? जहां जयपुर वाले अपने पानी पीते हो शायद उसी ने बताया था, बिसलपुर, इसलिए उसकी उपाधि क्या थी? बिसल देव। और कवियों को साथ रखता है इसलिए कवि बंधु। ये कौन कहता है? जयानक। अपनी कौन सी बुक में? चौहानों के बारे में ये तो आए कि ये किसने कहा था? जयानक। किसने कहा था? सबके बारे में एक ही आदमी कह के गया है। कौन कह के गया है? जयानक की बुक कौन सी है? पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय के अंदर वो सब ये बातें लिख के गया। और उसके बाद में विग्रह चतुर्थ। विग्रह चतुर्थ के बारे में नरपति नाला ने बुक कौन सी लिख दी? बिसलदेव रासो। क्या है वो? एक प्रेम कहानी। कौन सी भाषा में? गोड़वाड़ी। गोड़वाड़ी कहां बोलते हैं? पाली और जालो। पृथ्वीराज सेकंड ने सुहावदेव के नाम पे मेनाल में क्या बनाया? सुहेश्वर। मेनाल में कौन सा बना? महानालेश्वर। वो कौन सी शैली में? भूमिज। और पृथ्वीराज थर्ड ने कौन सी जनजाति का विद्रोह कुचला? भंडारक। महोबा युद्ध में किसको रहा? परमारदिदेव चंदेल। उसके 2 सेनापति कौन थे? आला और उदल। तराइन के 2 युद्ध किसको लेके हुए थे? बठिंडा को लेके। पहले में कौन जीता? पृथ्वीराज। दूसरे में कौन जीता? उसने एक गढ़ बनवाया था, कौन सा? पिथौरागढ़, इसलिए उसकी उपाधि क्या है? राय पिथौरा। एक उपाधि क्या है? दल पुंगल। कौन सा डिपार्टमेंट बनाया था? आर्ट एंड कल्चर। उसके मंत्री जी कौन?